अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और एक और ही बिल्कुल ही कहते हैं ना, बार बार इस मुल्क में जो सियासत हो रही है वो रोज़ बरोज़ उलझती चली जा रही है। और क्या सियासत है माशाल्लाह, जहाँ सियासत होनी चाहिए वहाँ सियासत नहीं है, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ सियासत हो रही है। अब आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बेंच का हिस्सा बनाएं ना बनाएं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कहना चाहते हैं वो कह जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर हियरिंग हुई। कल आपको याद है कि एक एप्लीकेशन जमा कराई गई थी हुकूमत की तरफ से। उन्होंने कहा था कि वज़ीर दिफा या जो आपकी मिनिस्ट्री है दिफा की, उन्होंने ये बार बार कह दिया था, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कह दिया था कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अमन अमान की सूरत हाल इजाज़त नहीं देती इंतखाबात की, 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है सियासी बयानात भी आते रहे हैं। अब मामला हो रहा है कि क्या कंटेम्प्ट होगा, क्या शहबाज शरीफ साहब घर जाएंगे, क्या पूरी पार्लियामेंट घर जाएगी, और इंटरिम सेटअप क्या वो डिसॉल्व स्टैंड करता है, क्या ये आइन में लिखा है। और क्या ये आइन में लिखा है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फरमा रहे हैं कि अगर आइन में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाता है या सुओ मोटो लेता है, सिर्फ ये इख्तियार जो है चीफ जस्टिस साहब का नहीं है। उन्होंने कहा अगर आइन में कहीं लिखा है, इस बात को और तरीके से बताया गया है तो उनको ज़रूर बताया जाए। और उन्होंने अपना बेंच बलोचिस्तान में कैसे चलाया, उसका तरीकाकार उन्होंने कैसे पॉजलेस बनाया, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। बलूचिस्तान में जब आप चीफ जस्टिस थे तो आप बेंचेस की तश्कील कैसे करते थे? जजेस के सामने केसेस कैसे फिक्स होते थे? बलूचिस्तान में जो केसेस फिक्स होते थे वो मैं नहीं करता था, वो रजिस्ट्रार करते थे। अच्छा, ठीक है। रजिस्ट्रार ब्यूरोक्रेसी से था? नहीं, रजिस्ट्रार थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बदलते जाते थे। तो मैं ये करता था कि बेंचेस की तश्कील मैंने कर दी कि ये बेंच आइनी मसले सुनेगी, ये फौजदारी के केसेस सुनेगी, ये अपीलें सुनेगी, ये फैमिली केसेस करेगी। मैं उनको 1 माह 2 माह रखता था। जो नए जो आते थे जजेस, उनको मैं कोशिश करता था कि सीनियर्स के साथ बिठाऊं शुरू में, एकदम सिंगल बेंचेस में ना बिठाऊं। फिर 2-4 माह बाद हम उनको रोटेट कर देते थे। 5 साल 1 माह में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक दिन मैंने पॉजलेस नहीं देखी। जी, एक दिन भी पॉजलेस नहीं हुई। लेकिन साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे कर दिया है कि अगर तो कोई एक पेज अचीव हो सकता है, अगर सियासी जमातें साथ बैठ के कोई डेट ले लेती हैं या किसी डेट पर इत्तेफाक हो जाता है, तो फिर रद्द बदल जो है फैसले में वो किया जा सकता है। अदरवाइज 14 मई स्टैंड्स एज इट इज़, और 14 मई के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, और पॉलिटिकल जमातों को जिनकी नुमाइंदगी ज़रूरी है उनको भी कल समन कर लिया गया है। और अगर पार्टी जो लीडर्स हैं वो अगर नहीं आ सकते तो वो अपने किसी और को नामजद करके पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए कोर्ट भिजवाएं। अब इस मामले में जाहिर है कि हुकूमत ने एक स्टैंड ले लिया है, लेकिन एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन आ रही है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी तारीफ की है, तायद की है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब डट गए हैं और डट कर मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये कोई दंगल तो है नहीं कि मुकाबला हो रहा हो। अदल और इंसाफ में फ़र्क है। अदल कैसे किया जाता है और इंसाफ, तहरीक इंसाफ किस तरह का चाहती है, वो उस पर भी बात करेंगे। ज़ाहिर है एक निकाह का मामला भी चल रहा है कि क्या वो गैर शरई है, उस पर कल ओन चौधरी साहब शिरकत करेंगे या उनको समन किया जाएगा कि वो अपने दलाइल आके दें, या कम से कम जो दलाइल दे रहे हैं इस वक्त वकला, वो उसको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। और मुफ्ती सईद साहब तो बात कर चुके हैं, ओन चौधरी साहब जो कि निकाह में मौजूद थे उनसे भी उनके ख्यालात और जो हुआ था एक्चुअल में वो पूछा जाएगा। ओन चौधरी साहब तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के हवाले से क्रिटिसिज्म उनका नज़र आता है। अब वो कल क्या बोलेंगे ये देखना बाकी है। इस वक्त हम मज़ीद बात कर लेते हैं, ये जो उलझी हुई सिचुएशन है इसको सुलझाने का कोई तरीका है या नहीं, और क्या ये कह देना कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो हम डेट को रद्द-बदल कर देंगे, क्या ये मामला इतना सादा है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब कल इत्तेहादी इजलास में नहीं इसको समझते थे कि कोई सियासी कुव्वत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने 2 मेंबर्स के साथ डेरा इस्माइल खान साहब को, डेरा इस्माइल खान का दौरा किया, वहाँ मौलाना साहब से मुलाकात हुई और ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया है। तो मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल अगर इत्तेहादी जमातें दे रही हैं तो वहाँ से ग्रीन सिग्नल कैसे आएगा? इमरान खान साहब अगर ग्रीन सिग्नल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में रद्द-बदल कर देगा। ये इंसाफ का कौन सा निज़ाम है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपका लीगल पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। एक तो जाहिर है डिवीजन तो बेंच में थी ही, और ये फेवरेबल रहा है हुकूमत के लिए भी कि जिस तरह डिवीजन कायम साहब के जो मुतवातर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी उनकी पार्लियामान में मौजूदगी, कभी उनके इस तरह से बात करना अपने हवाले से, आइन के ऊपर भी बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो डिसाइड करती है, ना कि चीफ जस्टिस इनफरादी तौर पर ये कर सकते हैं। एक तो इस पर आप प्लीज़ नुमाइंदगी फरमा दीजिएगा कि क्या सच है, और दूसरा ये जो डिज़ोल्व होने वाला मामला है इंटरिम सेटअप का,
वो कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आती है इंटरिम सेटअप इंतखाबात कराने के लिए लाया जाता है। अगर इंतखाबात ही नहीं होंगे तो क्या उनको खैर बात कह दिया जाएगा या उनको ये कंटिन्यूएशन करेंगे वो और ये सही होगी? जी सर। जी, फर्स्टली तो मैं जी काजी साहब की जो आज सारी उनकी एक फंक्शन पर उनकी एक इज़हार ख्याल किया उन्होंने ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें स्टार्ट करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है अरशद शरीफ केस 2019 सुप्रीम कोर्ट 1। उसमें कहा हुआ है किसी भी सब जुडिस मैटर को आप डिस्कस करते हुए ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते कि उसकी आउटकम इफेक्ट हो या किसी तरह आउटकम लेफ्ट राइट जाए। तो ये जजमेंट सब पर अप्लाई करती है, ऑल्सो अप्लाइज टू अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात काजी साहब ने आज की है, काजी साहब आर्टिकल 1843 में तो सुप्रीम कोर्ट का तस्करा कर रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद आर्टिकल 185 आता है और उसमें है कि एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। उस अपील में ये वो वाली अपील्स हैं जिसमें एक लेट्स से क्रिमिनल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं, तो वहां पर तो हम ये नहीं कहते कि 17 मेंबर बैठेंगे, वहां पर तो 2 मेंबर 3 मेंबर बैठ के लीव टू अपील 2 मेंबर देते हैं और 3 मेंबर सुनते हैं, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट बात भी नहीं करती और किसी को वहां पर बात करना पसंद भी नहीं है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्ड की तशरीह वहां पर 3 मेंबर 5 मेंबर हो सकती है तो 1843 में क्यों नहीं हो सकती? उसका एक बुनियादी रीजन है। 1843 जो है रेड विद ऑब्वियसली 185 भी, इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स इन 1980 जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है और वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बेंचेस हैं। इस चीज को कि इसको रेगुलेट होना चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, बट उसको रेगुलेट करने का तरीका बड़ा क्लियरली आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 191 में कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैठ के रेगुलेट करना है। तो मैं समझता हूं ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है इसका नुकसान इदारे को होगा, और ये अगर करना है तो कि फिर ओवरऑल हर केस 17 मेंबर बेंच बैठ के सुने। और एक फाइनल बात कि सुप्रीम कोर्ट की अगर तारीफ 17 मेंबर हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो इस वक्त 17 मेंबर भी मौजूद नहीं है, तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की वो तारीफ लेनी है तो उसमें भी 15 मेंबर मौजूद हैं। सो फिर देन इट बिकम्स अ लार्जर बेंच। वो वंस अगेन एक डिस्क्रेशन देते थे चीफ जस्टिस को। दूसरी आपने बात की कि जो आज की अगर आप सारी की सारी प्रोसीडिंग्स लें कि इन प्रोसीडिंग्स के अंदर जो लेट से पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है या उसका रूम है या नहीं है, देखिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ्रॉम डे 1 कोशिश कर रहे थे कि ये जो मैटर है ये पॉलिटिकल फोर्सेस खुद रिजॉल्व करें। जब ये इशू शुरू हुआ है तब भी उन्होंने कहा था कि अगर हम आपको बाहर भेज दें और आप मशवरा कर लें, जिस पर बहुत तनकीद हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक फैसला दिया और उस फैसले के अंदर ऑफ कोर्स 90 डेज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। जब 90 डेज एक्सटेंड हो जाते हैं तो नाउ कम्स योर क्वेश्चन, जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो आपकी वहां पर इस वक्त फॉर्म हुई थी अंडर आर्टिकल 105, मेरा जाती वो ये है कि अगर 90 डेज के बाद की एक्सटेंशन मिलती है तो वही एक्सटेंशन आर्टिकल 254 के तहत सुप्रीम कोर्ट शायद उनको भी दे देगा, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद जो है वो इलेक्शंस करवाना है और इलेक्शंस तक वो रहेंगे। इंस्टेड के जो खान साहब की डिमांड है उससे तो शायद मैं उस तरह एग्री ना करूं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट हो, ये वही इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 105 अपॉइंट हुई थी और उसको एक्सटेंशन जिस तरह 90 डेज में एक्सटेंड किया गया इसी तरह यहां पर भी वो एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको दे सकती है और शायद दे भी देगी। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक ऑन लाइन हसन रजा पाशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। पाशा साहब बहुत शुक्रिया, आई नो यूर अ बिजी मैन, बहुत वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमा दीजिएगा कि ये आप तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, उसके बाद 90 दिन में चूंकि नहीं हो सकते और चूंकि डेट में कोई तजाद है तो चलिए 14 मई को करा लीजिए। 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर ऐसा कीजिए कि बैठ के मुज़ाकरात कर लीजिए। मतलब अदल क्या है, मतलब अदल का पैमाना इस वक्त क्या है? क्या वो आइन की रूह से निकालना है या आइन की रूह को कब्ज करना है? ये कोई पंचायत है, कोई जिरगा है कि फैसले तब्दील हो सकते हैं? अगर मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब राजी हो जाएं, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं, ऑपोजिशन को भी एक पेज पर ले आए, जिनको 14 मई को इलेक्शन मिल रहे हैं वो क्यों अक्टूबर में जाके इलेक्शंस करवाएंगे? पाशा साहब जरा फरमा दीजिएगा, ये अदल और इंसाफ का मामला है या कुछ सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर देखें तो इस बहरान का वाहिद हल यही था कि कोई सूरत हाल, कोई एमिकेबली सूरत हाल बने, ठीक है जी। और उसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसको जिरगे वाली बात आप कहें या इसको ये कहें कि ये कोई गैर आईनी, क्योंकि 90 दिन वाला जो कट ऑफ डेट थी वो तो कब की खत्म हो चुकी, बल्कि जब 30 अप्रैल दी गई डेट तो उस वक्त भी 90 दिन से आगे काम चला गया था। फिर आप देखें कि जब दोबारा 14 मई की डेट रखी गई वो भी 90 दिन के, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही एक विंडो खोल दी थी इस हवाले से कि 90 दिन से आगे जा सकती है। और अब अगर एमिकेबली हो रहे हैं और पूरी कौम इस वक्त जो है वो ऑन टोज है और सब मुतालबा कर रहे हैं कि
मिलजुल के कोई एमिकेबली कोई रास्ता निकाले। और सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा कि पहले जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 से ज्यादा दफा ये कहा था कि आप आपस में तय करके आ जाएं और फिर हम कोई रास्ता निकाल लेते हैं। रास्ता वही निकलेगा जो अभी 30 अप्रैल के लिए निकला या 14 मई के लिए निकला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात जिस तरह भी इस्तेमाल किए, वैसे तो आइन की अमेंडमेंट इसमें जरूरी है कि आइन में अमेंडमेंट हो। वो ये भी कर सकते हैं इस मामले को सेटल करने के लिए कि जो तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जिनके इस्तीफे पहले स्पीकर ने मंजूर कर लिए और फिर कोर्ट्स के ऑर्डर ने वो सस्पेंड कर दिया कि ये इस्तीफे मंजूर ना तस्वर किए जाएं, तो उसकी बुनियाद पे उनको वापस भेज के असेंबली में और 2/3 मेजॉरिटी के साथ करके वन टाइम ये कर देंगी कि इलेक्शन जो है वो आगे हो जाएंगे फलां तारीख को। वैसे हमारा बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल ये मुतालबा बहरहाल शुरू से था कि एक तो इलेक्शन पार्लियामेंट के तमाम असेंबलीज के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें एक लॉजिक है, एक मिथ है जिसकी जो कि आइंदा चल के आपको महसूस होगा कि ये हमारा मुतालबा जो बार कौंसिल का मुतालबा था ये बिल्कुल आइन की रूह के मुताबिक है, क्योंकि अगर 2 असेंबलियों के पहले हो जाए और बाकी असेंबलियों के बाद में हो होंगे तो फिर वो गैर जानबदार सेटअप वाला जो मसला था वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखें, इसमें आप ये ना कहें कि पाशा साहब एक बात की निशानदेही फरमा दीजिएगा, एक बात की निशानदेही फरमा दीजिएगा। अगर हल मुज़ाकरात में है तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है? फिर उसको बंद करके फैसले की तलवार क्यों लटकाई हुई? अगर मुज़ाकरात ही वाहिद हल है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है तो ये केस सुना क्यों जा रहा है? इसमें इतना टाइम क्यों बर्बाद किया जा रहा है कि कभी अटॉर्नी जनरल साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये मामला है ना, अगर सियासी मुज़ाकरात ही हल है तो फिर छोड़ दें इस केस को, नल एंड वॉइड करार दें, या कम से कम ये फैसले की तलवार तो ना टांगे ना। ये बुनियादी तौर पे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अर्ज करूंगा कि ये बुनियादी तौर पे नायली पार्लिमान की है। सबसे पहली बात ये थी कि अगर मोहतरम इमरान खान असेंबली में रहते, इस्तीफे ना देते तो ये सारा बुरान ना होता। वो एक अच्छी अपोजिशन कर सकते थे और उनको असेंबली में रह के अपोजिशन करनी चाहिए थी। अब वो चले गए और उन्होंने एक जो है वो वॉक ओवर दे दिया और ये कानून साजियां और ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब खुद सियासतदान हमारे खुद लेके अपने मामलात पार्लियामान अदालतों में चले जाते हैं, वहाँ इनके मजाक भी बनते हैं। वहाँ देखें आज कितनी खींचातानी हो रही है, आज सियासतदानों के मुतल्लिक क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें और पूरी कौम देख रही है, बल्कि और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं सर कि अना और तकब्बुर जज होने की सलाहियत भी छीन लेता है। मैं 1 मिनट जरा पंसोता साहब का कमेंट ले लूं। पंसोता साहब, एक तो ये आज बड़े सख्त कमेंट्स हैं जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई डिवीजन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो काजी फाइज़ साहब ने कहा फरमाया उसमें यही बात बड़ी क्लियर थी कि अना और तकब्बुर जब किसी में आ जाए तो वो फिर जज नहीं रहता। मुझे नहीं पता ये चीफ जस्टिस को कह रहे थे या खुद को कह रहे थे कि अगर मुझ में आ जाए तो आज से मैं जज अपने आप को नहीं समझता। लेकिन ये जो मामला है कि अदालती अहकामात आइन की पामाली ना हो, इसके लिए 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, और क्योंकि 90 दिन में नहीं हो सकते तो एक डेट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन वो डेट में फ्लेक्सिबिलिटी और किसी वजह से नहीं हो रही। आपकी जो हुकूमत है उनका भी पर्सपेक्टिव या उनका भी जो बयानिया है कोर्ट में भी यही रहा है कि हम 1 दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं। आज वो एप्लीकेशन बतौर उनके सामने गई लेकिन उसको भी उन्होंने नहीं कोई मायने दिया। तो मुज़ाकरात और आईनी तरीके पर चलने में आर देयर 2 डिफरेंट थिंग्स? देखिए जी, पहले तो जो काजी साहब ने बात की अना और तकब्बुर वाली, मैं आज बहुत एहतराम से, क्योंकि काजी साहब के साथ मैं उनका बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, हमारे जज भी हैं। काजी साहब का फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नहीं ख्याल इतना मैंडेट था जितना वो सारा कुछ आज उन्होंने बातें की हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक सुपीरियर कोर्ट के जज को थोड़ा सा क्वाइट ही अच्छे लगते हैं और कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी यही कहता है, वरना ये होगा कि ये सारे कॉमेंट्स जिस तरह परेशान है और मैं भी परेशान हूँ किसके बारे में किए हैं, या तो क्लैरिटी दे देते, उससे फिर एक फर्दर डिवीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है और ऑलरेडी डिवीजन बहुत ज्यादा है। सो आई पर्सनली डिसअप्रूव ऑफ दीज कॉमेंट्स जो कि एक्स्ट्रा की। हाँ, जहां तक उन्होंने आइन की तफसील बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मैंने बैठ के सुनी, आई रियली एंजॉयड इट और वो मजा आ रहा था उस बात को सुन के। बट जहां इस किस्म के कमेंट्स आएंगे वहां गैर मुनासिब मामला हो सकता है। दूसरी बात यह है
कि जो 90 डेज है जी, देखिए 90 डेज की शर्त बड़ी क्लियर है आइन के अंदर, लेकिन जब 90 डेज की शर्त पूरी नहीं हो रही थी, हम इस चीज को कॉल आउट नहीं कर रहे कि जो गवर्नर के रोल्स हैं दोनों प्रोविंसेस में वो बड़े अजीब थे। जब उन्होंने इनएबिलिटी थी उनकी टू गिव अ डेट, इलेक्शन कमीशन बात काबू नहीं आ रहा था, तो दैट इज द टाइम व्हेन दिस वाज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। वंस अगेन मैं पाशा साहब से एग्री करूंगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस की बहुत बड़ी शिकस्त है, वहां नहीं जाना चाहिए था, बट जब वहां चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा और कोई रूल नहीं था या पॉसिबिलिटी नहीं थी बट टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस स्टेज पर वो 90 डेज इसलिए इन्फोर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना था अंडर 2017 एक्ट, वो 57-54 डेज का आई थिंक गालिबन होता है, तो वो इन एनी केस 90 से बियॉन्ड जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल उसमें इंट्रोड्यूस करवाया ताकि 90 डेज की शर्त जो है उसको जितना कम से कम वायलेट करें। और आर्टिकल 254 जिसका सहारा बार बार लिया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के जी, वो आइन की आपको खुली इजाजत देता है जितनी मर्जी आप ताखीर करें, वो भी ये नहीं कहता, वो ये कहता है अगर किसी वजह से ताखीर हो जाए तो वो कंडोन हो सकती है, बट ये नहीं है कि आप बैठ के सोच लें कि जी मैंने 1.5 साल ताखीर करनी है फिर मैं इसको बेनिफिट क्लेम कर लूंगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइड इट्स बेस्ट। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, इट कुड हैव पास्ड एन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आज आपने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनप्रेसिडेंटेड एप्लीकेशन फाइल कर दी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया। आज की जो हेयरिंग में 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुनीब अख्तर साहब ने पॉइंट आउट किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक मनी बिल पास नहीं करवा सका, सो इसका मतलब है ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। दूसरी बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनका ये दरखास्त फाइल करना बनता नहीं था, वो किस कैपेसिटी में ये दरखास्त फाइल कर लें। तीसरी बात उन्होंने कमेंट किया कि उनके ख्याल में अगर हालात ठीक नहीं है तो उस बेसिस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि हालात ठीक नहीं होंगे। और चौथी बात जो आई थिंक सबसे ओवर आर्चिंग है, उन्होंने कहा कि वो 3 लोग जो मुझे मिलने आए थे अगर वो अदालत में आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी। उसके बावजूद एक विंडो ऑफ जिसे कहते हैं नेगोशिएशन दिया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो जाए और इस इलेक्शन डेट को, जो कि मेरी नजर में इकट्ठे होने जरूरी नहीं है क्योंकि इकट्ठे होकर करने की आप 1 यूनिट की बात करते हैं जो कि 18वीं तरमीम की नफी है। किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार होना चाहिए, वो 6 महीने बाद समझे, 2 साल बाद समझे, असेंबली से तहलील कर दें। उसके बावजूद कि पाकिस्तान के लिए अगर एक इकट्ठे इलेक्शन होने में इस सब पाकिस्तान की बका है तो लेट्स डू इट। बट ये वंस अगेन ये भी एक मेरे ख्याल में गलत इंटरप्रिटेशन होगी और कॉन्स्टिट्यूशन के। कल को मुराद अली शाह साहब 2.5 साल बाद कहें कि जी मैंने तो अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करनी है, तो आप उनको रोक दें कि नहीं आप 2 साल इंतजार करें। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है इस वक्त इन द इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स हो रही हैं जो कि वंस अगेन ठीक है कंडोन हो रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान को इसका फायदा तो ठीक है, वरना आइन की तो वायलेशंस आपको मैं अब कितनी गिनवाना शुरू करूं जी, A to Z इस वक्त आइन A to Z वायलेट हो रहा है। ठीक है, हाँ सही सही, ओके ओके पंचोता साहब, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं 1 मिनट पाशा साहब जरा अगर आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये डेट भी क्या हो, मतलब अगर अक्टूबर में इमरान खान साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं चलें जी आप थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा वो 2 कदम आगे आ जाए, चलें अगर 29 सितंबर डिसाइड हो जाता है तो क्या ये मुमकिन है कि चीफ जस्टिस कहेंगे मिनिमम 90 डेज का मतलब है कि आप उससे 10-12 दिन ऊपर नीचे जा सकते हैं लेकिन महीनों नहीं जा सकते? क्या ये भी फैसला आ सकता है अगर कोई डेट चले डिसाइड भी हो जाती है, वैसे तो नहीं होगी लेकिन अगर हो गई मुज़ाकरात के थ्रू, इमरान खान साहब भी मान गए ऑन सर्टेन डे, तो वो कहेंगे जी हम अक्टूबर के लिए मान गए या सितंबर 29 के लिए मान गए हैं, तो क्या चीफ जस्टिस वो 14 मई वाली बात को कोई वजन देंगे कि इसी के अराउंड होनी चाहिए, 5-10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे लेकिन इससे ज्यादा नहीं? देखिए ये 5, 10 या 15 दिन के लिए ये बात नहीं हो रही, ना ही जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इसके लिए इतनी तगदो कर रहा है कि 10 या 15 दिन के लिए, वो तो वैसे भी बहाने बना के आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद कोई अक्टूबर तक ये मामलात को ले जाना चाहते हैं। जो सबसे अहम बात है जिसको PTI की क़यादत ने सोचना है, वो बगैर किसी अना के और बगैर किसी ईगो के, कि क्या एक कंसेंसस डेवलप करना इलेक्शन होने के लिए ये जरूरी नहीं है। और आप देखें कि इन तमाम मसाइल का जो वाहिद हल है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन अगर तवासर के साथ इस मुल्क में हो, करप्ट क़यादत भी खत्म हो जाएगी और वो क़यादत भी खत्म हो जाएगी जो हमेशा इस मुल्क को लूट के खा रही है और मुल्क आइन के साथ खिलवाड़ करती है। देखिए इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे और वन ये नहीं है कि अगली हुकूमत आए वो कहे इसको प्रेसिडेंट बना के कहे क्योंकि इन्होंने 6 महीने के साल आगे किया था तो हमारे पास ही पैसे नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, हम इसको भी आगे ले जाते हैं। इस चीज को तो खैर डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन अगर ये वन एक के लिए ये कर दिया जाए और स्पेसिफिक सूरत हाल को समझते हुए, तो ये अक्टूबर तक भी अगर ले जाए
या हुकूमती इत्तेहाद कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा करे, 2 महीने पीछे आ जाए, खान साहब की बात मान लें, तो इसमें भी कोई मजायका नहीं है। लेकिन इलेक्शन एक डेट पे हो जाए, ये सबसे अहम बात है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये मसाइल सारे हल हो सकते हैं। उसमें कोर्ट्स को भी अपना रिस्ट्रेंट शो, जुडिशियल रिस्ट्रेंट शो करना पड़ेगा। पाशा और साहब, ये जो सबसे- वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं शहबाज शरीफ साहब इस बात को रद्द करने के लिए कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं हासिल, अगर ये ले लेते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और उसके बाद अटॉर्नी जनरल फिर पेश होते हैं, ये देखें जी इलेक्शन हो गए और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिल गया, पार्टियों ने वोट दे दिया, इनको कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है, तो क्या कंटेम्प्ट की तलवार खत्म हो जाएगी? नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देखे परवेज इलाही साहब ने भी लिया था और 6वें दिन जो है वो असेंबली तोड़ दी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि उन्होंने एक वो 3 लाइन वाला अपना वो तहलील करने वाला जो पर्ची थी वो जनाब इमरान खान साहब को दे दी, और वो बार बार साइफर की तरह जेब से निकाल के दिखाते रहे, ये देखें जी, ये देखें जी। इस पे भी वैसे बड़ी सीरियस बात है सना, आप देखें कि जो अतर मिनल्ला साहब ने जो कहा था फर्स्ट हियरिंग पे कि ये मैटर इसको भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या असेंबलियां तोड़ना जरूरी था, क्या वही असेंबलियां बहाल हो सकती हैं, ये भी मूड पॉइंट था उसमें। अगर वो बेंच का हिस्सा होते, उनको रखा जाता, तो शायद ये पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन रख दिया जाता। क्योंकि आप देखिए 58(2) भी एक ऐसी शिक थी आइन में जिसको सब बुरा समझते थे, लेकिन उसको इन्वोक भी किया जाता था और फिर चैलेंज भी होता था, और आला अदालतें जो है वो असेंबली को परफेक्ट, बहाल भी ठीक है कर दिया पाशा करती थी। पाशा साहब, ठीक तो है, ये थैंक बात यू नहीं- पाशा साहब, सॉरी जी जी बिल्कुल ठीक है पाशा साहब, बहुत आपका क्लियरली पॉइंट आ गया। ये इसी पॉइंट पर पंसोता साहब आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि ये वाली जो अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो कमेंट किया था, जो उनके उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि क्या इलेक्शंस के लिए हासिल करने के लिए क्या इस वक्त असेंबलियां तोड़नी चाहिए थी, नहीं तोड़नी चाहिए थी, वो कितना आईनी फैसला था और क्या ज़रूरी था। दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि क्या बहाल हो सकती हैं असेंबलियां, अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या बहाली की तरफ हम जा सकते हैं, इसके ऊपर आइन और कानून क्या राय रखता है, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे, जाहिर है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है इस हवाले से कि इलेक्शंस 14 मई को होंगे और ये जो तमाम लोगों को नोटिफाई कर दिया गया है, तमाम मेंबर्स जो हैं मौजूदा पार्लियामेंट के, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सुप्रीम कोर्ट भेजें, और अदम एतमाद की बात भी की है कि शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं पार्लियामेंट का। अब ये मामला भी जाहिर है सियासी रुख इख्तियार कर रहा है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए अगर मान जाएँ, सारे एक पेज पर आ जाएँ, तो फिर रद्दोबदल किया जा सकता तारीख में। इस पर बात कर रहे थे, लेकिन पंसोता साहब, हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। निहाल साहब बहुत शुक्रिया। आई एम जस्ट कमिंग टू यू आफ्टर पंसोता साहब का मैं रिस्पॉन्स देना चाह रही थी। पंसोता साहब, क्योंकि जो बात उन्होंने उठाई थी पाशा साहब ने बिफोर द ब्रेक, बड़ी पॉइंटेड सी बात है, वो यही है कि अगर तो ये फैसला हो जाए कि ये असेंबलियां अगर रिस्टोर हो सकती हैं, अगर जिस फॉर्म में उनको तोड़ा गया था क्या वो रिस्टोर हो सकेंगी, तो वो तो सवाल तभी जब डिस्कशन के लिए आएगा जब ये माना जाएगा कि असेंबलियों को गैर जरूरी तौर पर तोड़ा गया। तो क्या हम उस रुख पर नहीं जा सकते, क्या उस साइड पर हम नहीं जागना चाहिए हमें? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जी कि अतर मिनल्ला साहब ने जो ये बात की थी कि असेंबली के पीछे देखना चाहिए कि ये असेंबली सही तरह टूटी है कि नहीं टूटी, ये बिल्कुल जो पार्लियामेंट का ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसकी नफ़ी है। किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने रीजंस देने, हमने आइन की रीडिंग करनी है जो प्लेन रीडिंग है, और अगर आपने उसको लेट से हार्मोनियस रीडिंग भी करनी है, उसमें भी चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है। अब उसको अगर लेट से कोई गाइड करता है कि जनाब आपने ये ऐसे करना है, ये नहीं करना, तो इस मुल्क में तो आपको पता है पॉलिटिकल लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 63A भी इसी मुल्क में आता है। सो मेरे व्यू में वो चीफ मिनिस्टर का सोल इख्तियार है, व्हेन ही साइंस दैट एडवाइस समरी तो उसके बाद वो एडवाइस बनकर चली जाती है। उसके पीछे जाकर देखना कि उसने सही किया नहीं किया, यू विल ऑलवेज गिव जुडिशरी द रूम टू इंटरवीन, और वो रूम गलत होगा और वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ होगा। तो मैं नहीं समझता, अतर मिनल्ला साहब की उस डाइसेंटिंग नोट से मैं जाती तौर पर एग्री करता हूँ। ये इस्तेकाक है चीफ मिनिस्टर का या ऊपर प्राइम मिनिस्टर का कि वो इसको एक्सरसाइज करें और वो जिस तरह मर्जी समझें उसको करें। ये जस्टिसेबल ऑर्डर नहीं है और इस तरफ जाना भी नहीं चाहिए, ये बड़ी डेंजरस विकेट है। ओके, बहुत शुक्रिया पंसोता साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। निहाल हाशमी साहब, आई एम कमिंग टू यू डायरेक्टली। ये फरमा दीजिएगा, ये बात अब हो गई कि इस पे तो नहीं बात होगी कि क्यों तोड़ी गई असेंबलियां, किस वजह से तोड़ी गई, किसी की जिद तोड़ी। अब एक अना और तकब्बुर का जिक्र फाइज ईसा साहब भी कर रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, कंटेम्प्ट के जो प्रोसीडिंग है उसके जो आसार हैं वो बड़े रोशन है। आप लोग क्या करना चाहते हैं, मुज़ाकरात और नोट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना बीबी,
कॉन्फिडेंस खो चुके हैं या कॉन्फिडेंस है, ये डिसाइड मैं, आप या कोई इदारा या किसी इदारे के सरबराह कोई नहीं कर सकते। ये फैसला करेगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, ये फैसला करेगा जो चेयरमैन सेनेट है, पार्लियामेंट एज होल। पार्लियामेंट की कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस मेरे मीडिया की या किसी इदारे के ऊपर नहीं डिफेंड करता है। जो जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया वजीर आज़म, वो अगर आकर के कहते हैं और वहाँ के मेंबरान अगर कहते हैं कि जी यू आर नो मोर इंजॉइंग आवर कॉन्फिडेंस, तो बात बनती है। अदरवाइज बाहर से कोई कहे उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये आपको नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस का वोट लेने की जरूरत है शहबाज शरीफ साहब को? उनको ये नहीं समझना चाहिए। और दूसरा ये कंटेम्प्ट वाला मामला सर, क्या होगा? आपको लगता है कि फिर मुज़ाकरात के लिए कल फजल रहमान साहब नहीं मान रहे थे, आज बिलावल साहब ने उनको जाके बना लिया डेरा इस्माइल खान में, तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब मान जाएंगे या शहबाज शरीफ साहब आमादा है मुज़ाकरात पर कि नहीं? देखिए फाइनली बात यह है, कंटेम्प्ट तो देखिए हमने कंटेम्प्ट बहुत देखा है। ये कहीं पर भी किसी को खुदाई फौजदारी नहीं करनी चाहिए। अगर एक आपको दिया गया इख्तियार तो उसको मिसयूज़ ना किया जाए अपनी ज़ाती अना के चक्कर में। इससे पहले पाकिस्तान ने बड़ा सफ़र किया है, यूसुफ रज़ा गिलानी या मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो किया गया कि बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली तो आपने फारिग कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ फारिग नहीं हुए, पाकिस्तान की तरक्की फारिग हुई, पाकिस्तान की इकॉनमी फारिग हुई, पाकिस्तान के डेवलपमेंट फारिग हुई, और आज पाकिस्तानी कौम उसको भुगत रही है। दूसरी तरफ जो बात मैं करना चाहता हूँ कि फजलुर रहमान साहब हमारे इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी भी हमारी इत्तेहादी है, गवर्नमेंट में हैं हम सब, मगर उससे बढ़ के एक और स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट से हट के, वो है पार्लियामेंट। और ये सबकी जो राय होगी वो फिर फाइनली मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जाएगी और वही बात प्रिवेल करेगी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब ने अपना इख्तियार मैंडेट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दिया हुआ है। तो हमें अपने लोगों से बात करनी है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, जो हमारे इत्तेहादी हैं, और उसके बाद अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ समझेंगे कि हाँ गुफ्त शनीद करनी चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। हम भी समझते हैं गुफ्त शनीद में कोई एतराज़ नहीं, मगर शर्त यह है कि देखिए हम 4 साल से कह रहे थे कि गुफ्त शनीद करें। शहबाज साहब ने पहले दिन तकरीर किया, आओ बैठ करके मिसाक़ जमहूरियत पे बात करें। पूरे 4 साल हम कहते रहे बात करो इलेक्शन की जो अमेंडमेंट है लॉ के लिए, आओ बात करो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे, आओ बात करो। तो ये हर बात पे कहते थे ये NRO मांग रहे हैं, तो हम तो बात करना चाहते थे, ये बात करना नहीं चाहते थे। फिर आप एक माहौल क्रिएट किए जाते हैं, इन्होंने माहौल इतना गंदा कर दिया है, और जहाँ पे कोई सियासी जमात या उसके अकाबरीन बैठ के बात नहीं कर सकते। अब ये इन्होंने एक NRO मांग लिया कि पहले हमारे केसेस ख़त्म किया जाए, हमारे लोग गिरफ्तार जो हैं उन्हें रिहा किया जाए और हमें टाइम बताया जाए। तो इस तरह से तो मुज़ाकरात नहीं होते, बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इलेक्शन भी हम चाहते हैं, वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं। जब असेंबली अपनी टेन्योर पूरा कर ले उसके 60 डेज में आप इलेक्शन करा लें। अच्छा हाशमी साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि बात है बड़ी सादा कि अभी इमरान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में आपके सामने मामला, बगावत हो रही है, यहाँ पर सर्वेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इनको 50 सीटें मिलेंगी नवाज शरीफ साहब को अगर नून लीग इलेक्शन लड़ती है इस वक्त। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 2 असेंबलियाँ वो डिसॉल्व कर चुके हैं, एक असेंबली में उनका वजीर आजम फारिग हो गया है, वहाँ बगावत शुरू हो गई है, चौथे का पता नहीं है, उनकी पुलिस को ये जमान पाक सामन कर लेते हैं। तो इस मुल्क में मकबूल तरीन लीडर वाकई वो हैं? मकबूलियत का मेयार और पैमाना नहीं होता है इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन में आपको मंशूर देना होता है, मकबूल को नहीं देना होता है। और मंशूर के साथ अपना बैक ट्रैक आपको देना होता है, ट्रैक रिकॉर्ड कि आपने माजी में क्या किया अगर आप इख्तिदार में रहें। अब नवाज शरीफ साहब ने जो माजी में किया है वो हम ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है कि वो सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, मोटरवे हो, रनवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिफाई मामला। तो हमारे पास अगर नवाज शरीफ के आप डेवलपमेंट काम को माइनस कर दें तो पाकिस्तान खंडरात रह जाता है। और इमरान खान के पौने 4 साल की जो आप ट्रैक रिकॉर्ड है वो अगर आप देखें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा लोन लिया, $49 बिलियन कर्ज लेने के बावजूद एक ईंट नहीं लगाया, कहीं कोई डैम नज़र नहीं आता, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई नौजवानों के हाथ में लैपटॉप, कोई नौकरी के मौके, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई CPEC जैसा मंसूबा, कुछ नजर नहीं आता। तो मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अभी खतरनाक चीज़ है हमारे लिए के लिए वो क्या है कि इमरान खान ने जो इकोनॉमी को बस्ट किया उसके वजह से महंगाई उरूज पे पहुंची। आज हमारा मुकाबला महंगाई के साथ है और हम डट करके महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इमरान खान हमारे को डिफॉल्ट करना चाहते थे अब हम डिफॉल्ट से आगे निकल गए और अब हम उसको जो है ना रिस्टोर कर रहे हैं। हम उसको
पुल को जो है ना उसको जोड़ चुके हैं। अच्छा निहाल आजमी साहब, वेरी क्विकली जरा मेरे दो सवाल है। एक सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और सियासतदान सिर्फ फ्रंटमैन हो? मुल्क भर में इलेक्शन एक दिन कराने की जो एप्लीकेशन थी हुकूमत की, उसको सुप्रीम कोर्ट के आज बेंच ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। वजारत दिफा की तरफ से जो सिक्योरिटी ना देने के मामला थे उनको नाकाबिल कबूल करार दे दिया गया। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कुछ इत्तेहादी जमातों में ये राय पाई जाती है कि इमरान खान साहब नाकाबिल बर्दाश्त हैं और ये तमाम तर ना में एक हाँ है, और वो हाँ ये है कि इस मुल्क में महंगाई है और इस मुल्क में अनसेटलिंग सिचुएशन है, इस मुल्क में केओस है और इसके लिए कोई आइन तरमीम नहीं कर सकता। इसके लिए परफॉर्मेंस जाहिर है कि बहुत ज़रूरी है और वो हुकूमत तब तक नहीं कर सकती जबकि ये मामलात नहीं निपटेंगे। तो जितनी जल्दी ये मामला निपटता है उतनी जल्दी हम आगे बढ़ सकेंगे। IMF का लोन हमारे पास है, पेंडिंग है, और अगर और मज़ीद अनसेटलिंग मामलात रहे तो वो भी हमारे हाथ से जाएगा। इसी दुआ के साथ कि इस मुल्क में सेंस विल प्रिवेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।